हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाले लॉ एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के बारे में। सिक्स्थ सेमेस्टर एनईपी जेनरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब, क्योंकि एक प्रकार से हम कहें कि आपके जो एग्जाम होने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं, तो इससे पहले कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो हम केवल किताब में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें बना सकते हैं। मैं आपको उन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में बताऊंगा ताकि आप उन्हें प्रिपेयर कर सके और आपके एग्जाम में आप अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकें। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के यूनिट के अकॉर्डिंग हमने निकाले हैं। तकरीबन 4 क्वेश्चन हर एक यूनिट से हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, और यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके थ्रू ये जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपकी किताब में कहें तो 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4। उन 4 यूनिट्स में एक एक लेसन दिया गया हुआ है। ठीक है, हम इन वैसे तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, उसमें हमने ये केवल इंग्लिश मीडियम को ही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि आपकी जो किताब है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। बट आज की वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम सहित हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इंग्लिश के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। हमारा जो लेसन नंबर 1 आता है, या हम कहें चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं रूल ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है, क्वेश्चन क्या है? लॉ इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन डेवलपिंग नेशन। क्रिटिकली एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि लॉ जो है इज अ बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन, ठीक है, वो है। लॉ क्या है? बैकबोन है ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी की, इन डेवलपिंग नेशन। कोई अगर हम अपने देश की बात ना करें, किसी भी देश की बात करें, तो कोई भी ऐसा देश जो कि डेवलप कर रहा है, लॉ उसकी बैकबोन है, उसके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, जो उसकी इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, या ठीक है, वो स्टेबल रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर आपको क्या करना है? रेफरेंस लेके, मतलब इंडिया का रेफरेंस लेके इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली आपको एग्जामाइन करना है और अब बताना है। हिंदी में देखें तो विकासशील देश में कानून आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। भारत के संदर्भ में इसे कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, देखिए ये जो है ना बिंदु में, इसको देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ना आपसे ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। यह प्रश्न कानून की भूमिका को इस संस्थागत ढांचे, संपत्ति अधिकार, श्रम कानून वे न्याय व्यवस्था के माध्यम से समझाने को कहता है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो बतानी है चीजें, उसमें भाई आपको बताना है एक प्रकार से कानून की क्या भूमिका है संस्थागत ढांचे के अंतर्गत, संपत्ति का जो प्रॉपर्टी का अधिकार था उसके बारे में, जो श्रम कानून है मतलब व्यक्ति के जो लेबर वर्क से रिलेटेड कानून है उसके बारे में, और न्याय व्यवस्था जो है उसके माध्यम से आपको ये जो चीजें हैं वो समझानी है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसा आपसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने अभी तक आपने 5 सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हो, तो आपको अंदाजा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उस तरह का क्वेश्चन है कि भाई विकासशील देश में कानून आर्थिक स्थिरता की क्या है? रीढ़ है। तो भारत के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, इसका आपको समालोचनात्मक समीक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, डिस्कस हाउ इंस्टीट्यूशनल्स रिफॉर्म पोस्ट 1991 लिबराइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, डिस्कस करना है आपको हाउ, कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए जो पोस्ट है 1991 लिबराइजेशन, ठीक है, लिबराइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस प्रकार से उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन किया था। 1991 के उदारीकरण के बाद संस्थागत सुधारों ने भारत के आर्थिक विकास में कैसे योगदान दिया, चर्चा कीजिए। ठीक है, जो भी संस्थागत रूप से सुधार किए गए थे उन्होंने भारत की जो आर्थिक विकास था उसमें किस प्रकार से हेल्प करी, अपना योगदान दिया 1991 के उदारीकरण के बाद। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है कि छात्र को आईबीसी, जीएसटी, फिर कमर्शियल कोर्ट्स जैसे जो कानून है
कि सुधार के विश्लेषणात्मक के बारे में बताना है। देखिए, जीएसटी आया था जिसने एक प्रकार से कहें कि उदारीकरण के बाद जो संस्थागत सुधार है, मतलब आर्थिक विकास, देश का आर्थिक रूप से जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से योगदान दिया उनके बारे में बताना है। तो जीएसटी आया था, आईबीसी आए थे, फिर कमर्शियल कोर्ट्स आए थे, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ, कानून लाए गए थे अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस के लिए, और उसके बाद हम कहें कि कमर्शियली जो कानून है वो सब लाए गए। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इवेल्युएट द रोल ऑफ फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग कंडक्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक, आपको इवेल्युएट करना है रोल इवेल्युएट करना है फाइनेंशियल, जुडिशियल और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट्स का, जो इंस्टीट्यूशंस है उनका, इन प्रमोटिंग कंडक्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट इन इंडिया, मतलब भारत का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें प्रमोटिंग करने का, ठीक है, कंडक्टिव का। तो इसके बारे में क्या पूछा गया हिंदी में अगर हम देखें तो, भारत के अनुकूल आर्थिक वातावरण के निर्माण में वित्तीय, न्यायिक और नियामक संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत के अंतर्गत अनुकूल आर्थिक वातावरण, ऐसा वातावरण जो कि अनुकूल है, ठीक है, मतलब सही वातावरण है, उस वातावरण के निर्माण में, मतलब उस वातावरण को बनाने में वित्तीय, न्यायिक और नियामक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस, जुडिशियली और रेगुलेटरी, ये 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भारत में देखरेख करते हैं कि चीजें सही प्रकार से चल रही हैं या नहीं। तो इन तीनों की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। अब देखिए, हमने जैसे ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके अंतर्गत संस्थाओं के बारे में देख सकते, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है भाई, बैंकिंग सेक्टर पे या फिर मुद्रास्फीति पे, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देता है ताकि भारत में एक सही आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसा ना हो कि सडनली आप कह सकते हैं ना कि भाई पैसों की जो होती है कि म, जो रूपी है उसकी मूल्य कहीं ऊपर हो गया एकदम से ही, एकदम से गिर गया, इस चीज को रेगुलेट करने का काम है, ठीक है। दूसरा कि भाई जो पैसों की वैल्यू है वो सही प्रकार से बनी रहे, ये सब चीजों का ध्यान देना। फिर सेबी आ जाता है, ठीक है, सेबी स्टॉक जो एक्सचेंज है उसके अंतर्गत ध्यान रखता है कि भाई कोई कंपनी धोखाधड़ी नहीं कर रही, कोई स्टॉक ब्रोकर धोखाधड़ी नहीं कर रहा, इस चीज को ध्यान रखने का काम सेबी का है। फिर न्यायालय आ जाते हैं कि भाई कोर्ट्स आ जाते हैं, कोर्ट्स में अगर कोई केस जा रहा है तो उसका काम है भाई उन चीजों को ध्यान देना, उसके ऊपर डिसीजन सुनाना। तो ये सारी चीजें, इनकी भूमिकाओं के बारे में आपको बताना है। आरबीआई, सेबी और न्यायालयों की क्या भूमिका है भारत के अंतर्गत आर्थिक रूप से सही और अच्छा वातावरण बनाने में, क्या उनकी भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, analyze the challenges faced by India in ensuring legal efficiency in economic governance। ठीक है, आपको क्या करना है, चैलेंजेस जो हैं फेस बाय इंडिया, इंडिया ने जो भी चैलेंजेस फेस करें, इंश्योर मतलब कंफर्म करने के लिए कि लीगल एफिशिएंसी हो इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंतर्गत, वो कौन से चैलेंजेस है। आर्थिक शासन में कानूनी दक्षता सुनिश्चित करने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आर्थिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कानूनी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, भाई देखिए, आर्थिक रूप से तो है ही, परंतु आर्थिक रूप से है तो उसके ऊपर भी तो देखरेख करनी पड़ेगी ना कि कोई धोखाधड़ी ना हो आर्थिक रूप से। तो उसके लिए कानूनी दक्षता सुनिश्चित करनी होती है कि भाई कानून जो है, हम या कहें कि लॉ है, वो सही प्रकार से फॉलो किया जाए। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भारत कौन कौन सी जो चीजें हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है फेस करता है, वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। छात्र से अपेक्षित है, मतलब छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक देरी, भ्रष्टाचार, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों को विस्तार से इन टॉपिक्स के अंतर्गत समझाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आर्थिक शासन क्वेश्चन के अंतर्गत आर्थिक शासन में कानूनी दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए भारत कौन कौन सी चुनौतियां फेस करता है वो आपको बतानी। तो भाई न्यायिक देरी, किसी मुद्दे को लेकर न्याय आने में देरी हो जाती है। फिर भ्रष्टाचार भी देश में बहुत सारा है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो आर्थिक शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसको तो सही प्रकार से चलना है, परंतु उसको ना चलने देने में ये सारे कारण आते हैं कि भाई देखिए, हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है, वो केस क्या है, एक प्रकार से लंबे टाइम से चल रहा है क्योंकि उसके न्याय में देरी हो रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हर एक ऑफिस में भ्रष्टाचार है, तो जो काम फटाफट हो जाना चाहिए था, आर्थिक रूप से रिलेटेड है वो काम, ठीक है, वो फटाफट हो जाना चाहिए बट नहीं हो रहा, तो वो भ्रष्टाचार। फिर भूमि अधिग्रहण, भूमि का भाई जब्त कर लेना, अधिग्रहण कर लेना, जैसे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बताना है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, ये जो मैं आपको मुद्दे बता रहा हूँ ना, इन मुद्दों का डायरेक्ट नहीं है कि आपने उठाया मुद्दा लिख दिया, नहीं, आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट बनानी होगी, फॉर्मेट के अंतर्गत इन मुद्दों को आपको डिफाइन करना होगा। तो ये आपके यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन अचीविंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया।
ठीक है, भारत के अंतर्गत आपको क्या करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, डिटेल में बताना है रोल ऑफ प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट का क्या रोल है इन अचीविंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसको अचीव करने में प्रॉपर्टी राइट्स का क्या रोल प्ले है। हिंदी में क्वेश्चन है कि भारत में समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए, समावेशी आर्थिक विकास मतलब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए संपत्ति अधिकार की भूमिका का आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। भारत में समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए भाई जो संपत्ति का या प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, अब आ जाता है यहाँ पे छात्र को भूमि सुधार, DIL, RMP और महिला संपत्ति अधिकार से जुड़े प्रभावों पर चर्चा करनी होगी। देखिए, ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये टॉपिक हमने इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई DIL RMP के बारे में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, महिला संपत्ति अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या होता था कि आपको जैसे पता होगा पुराने टाइम में केवल पुरुषों की अपने पिता की जमीन पे या फिर उनकी प्रॉपर्टी पे अधिकार होता था, परंतु वर्तमान समय में पुरुषों के सहित महिलाओं की भी उन प्रॉपर्टी पर अधिकार की बात कही गई है, उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको बात करना है। भूमि सुधार के बारे में बात कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत, DIL RPM के बारे में बात कर सकते हैं, और महिला संपत्ति जो अधिकार है इनसे जुड़े जो प्रभाव है उन प्रभावों की चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया, हाउ डू market and non-market mechanisms of land transfer affect economic equity and efficiency in India। भारत में भूमि हस्तांतरण क्या होता है कि भाई एक जो लैंड ट्रांसफर है ना, कि आपकी जमीन है आपने ट्रांसफर करी आगे किसी और को, या फिर आपके पिता से आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई, तो ये जो भूमि हस्तांतरण है कि बाजार तथा गैर बाजार प्रणालियां आर्थिक समानता एवं दक्षता को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से जो समानता है एवं जो दक्षता है, ठीक है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं भूमि हस्तांतरण की बाजार और गैर बाजार प्रणालियां। ठीक है, मतलब मार्केट और नॉन मार्केट जो है लैंड ट्रांसफर की, वो किस प्रकार से आर्थिक समानता को प्रभावित करती है। इस प्रश्न का उद्देश्य है कि छात्र ऐतिहासिक सुधार जैसे जमीन सीलिंग, उत्तराधिकारी आदि की प्रभावशीलता की तुलना करें। यहाँ पे आपको कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, जैसे कि जमीनी सीलिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद उत्तराधिकारी के बारे में, मतलब होता है ना कि इस जमीन का उत्तराधिकारी कौन है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, आप अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर कम भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा, बट आपका जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये बताना है कि भूमि हस्तांतरण की बाजार और गैर बाजार जो प्रणालियां है, ठीक है, या जो मैकेनिज्म है उसका जिसमें काम होता है, प्रणाली का मतलब कि जो प्रोसेस है पूरा काम करने का, वो आर्थिक समानता और एक दक्षता को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द इकोनॉमिक implications of weak land record and fragmented land ownership in rural India। आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि एक प्रकार से कहें कि इम्प्लीमेशन ऑफ वीक लैंड रिकॉर्ड्स, जो होता है ना कि जमीन के कागजात या फिर रिकॉर्ड्स वो काफी कमजोर हैं या है ही नहीं। ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेड लैंड ओनरशिप इन रूरल इंडिया, जो भारत का हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया है, ठीक है, उसमें खंडित भूमि हो गई, उसके स्वामित्व के बारे में यहाँ पे चीजें बात कही है कि मैंने वो उसका होता है ना कि कई सारी जमीन है उसका कौन स्वामी है, इस प्रकार की चीजों को लेकर, या फिर जो जमीन है परंतु उसके कागजात नहीं है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन क्या है हिंदी में अगर हम देखें तो, ग्रामीण भारत में कमजोर भूमि अभिलेख तथा खंडित भूमि स्वामित्व की आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, आपको दो चीजों को बताना है, ग्रामीण भारत के अंतर्गत जो कमजोर भूमि अभिलेख है उसके बारे में, ठीक है, वीक लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, और दूसरा आपको बताना है खंडित भूमि जो स्वामित्व है, ऐसी भूमि जो कि खंडित है उसका स्वामित्व के बारे में, मतलब उसकी ओनरशिप के बारे में जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उसके आर्थिक प्रभावों की आपको चर्चा करनी है। इस प्रश्न के अंतर्गत हम कहें तो कृषि उत्पादकता, ऋण व्यवस्था और निवेश में रुकावटों का सामना लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है उससे रिलेटेड, बट टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामाइन द कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड्स ऑफ प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPRs इन डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। भारत जैसे विकासशील देश में निजी बौद्धिक संपत्ति अधिकार, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, के लागत
लाभ विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लागत लाभ का विश्लेषण करना है, किसके अंतर्गत, भारत जैसा जो विकासशील देश है उसमें ये जो है निजी बौद्ध बौद्धिक संपत्ति अधिकार, आपको बस ये वाला जो टॉपिक है ना इसको पढ़ के जाना है, निजी बौद्धिक संपत्ति अधिकार, IPRS, इस चीज को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जो है मिनट से पहले आप बना के लिख पाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए है। छात्र को नवाचार बनाम सामाजिक भलाई जैसे द्विधंद को समझाना होगा। ठीक है, नवाचार बनाम जो सामाजिक भलाई है, ये जो आप कह सकते हैं ना कि वर्सेस वाला सीन है, नवाचार वर्सेस सामाजिक, इसके बारे में, सामाजिक भलाई, इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि निजी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो हो गया आपका, यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 का नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेसेस ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इन इंश्योरिंग स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन इंडिया। भारत में स्थिर निवेश वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध प्रबंधन तंत्र भूमिका की परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारत में स्थिर निवेश वातावरण, इन्वेस्टमेंट के लिए हम कहें तो जो होता है ना कि एक स्थिति बनानी होती है जहां पे इन्वेस्टर को भी डर ना लगे इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, तो भारत में स्थिर निवेश वातावरण सुनिश्चित करने में अनुबंध प्रवर्तन तंत्र की भूमिका के बारे में आपको बताना है। कौन से उसके बारे में बताना है, एक प्रकार से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या करता है, इंश्योर करता है ये सारी चीजें, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। छात्र को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के बारे में बताना है यहाँ पे, आदि का हवाला देते हुए अपने उत्तर देने हैं। ठीक है, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज करना है अपने आंसर में और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज करना है अपने आंसर में, और आप जो आंसर है वो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन वर्जन में बना के लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या होता है एक आंसर लिखने का। ठीक है, हम यहाँ पे खाली स्पेस में देख लेते हैं। सबसे पहले आप ना क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब जैसे ये आपका क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के बारे में, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, उसके होता है ना कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देंगे 4-5 लाइन में। अब जब आप ये दे देंगे तब आप इंश्योरेंस जो है इंश्योर करते हैं स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में इन इंडिया। ठीक है, तो अब आप इसके रोल को बताना चालू करेंगे। अभी आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया, आप इसका रोल बताएंगे कि भाई ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, ये इन चीजों पे ध्यान देता है, ये सारी चीजें, और अंत में आप लिखेंगे निष्कर्ष। बेस्ट वे है आपका आंसर लिखने का। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो आपको एक तो आंसर भी काफी होता है ना कि एक अच्छे वे में दिखाई देगा, दूसरा आंसर आपका थोड़ा लेंदी भी लगेगा क्योंकि आपने पॉइंट वाइज करते करते उसे एक्सप्लेन और डिटेल कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में एक बार फिर कवर कर लेते हैं कि भारत में स्थिर निवेश वातावरण सुनिश्चित करने में अनुबंध प्रवर्तन तंत्र की जो भूमिका है वो बतानी है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि भारत में स्थिर निवेश वातावरण बने, तो उसमें उसको इंश्योर करने में उसकी क्या भूमिका है, वो क्या काम करता है, क्या भूमिका अदा करता है, ये आपको यहाँ पे चीजें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाउ डू इनकम्प्लीट एंड efficient contracts hamper market efficiency, support with example। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी कभार इनकम्प्लीट या इनएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो हैम्पर मार्केट एफिशिएंसी, ये किस प्रकार से मार्केट की जो एफिशिएंसी है उसको बदलते हैं। पूर्ण या अकार्यकारी अनुबंध बाजार दक्षता में कैसे बाधा डालते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरे नहीं किए गए या फिर वो एक प्रकार से होता है ना अकार्यकारी, जो कार्य नहीं कर रहे हैं सही से, उस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अनुबंध बाजार दक्षता को किस प्रकार में बाधा डालते हैं या उनके काम में कैसे बाधा डालते हैं, ये आपको बताना है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो इसमें क्या है, यह प्रश्न छात्र को व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनुबंध की समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको अपना दृष्टिकोण लगाना है, आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना है कि भाई इस प्रकार से जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि सही प्रकार से काम नहीं करते वो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसके अंतर्गत पूछा गया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंट डैमेज मेजर इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिजनेस लॉ। ठीक है, आपको यहाँ क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है एफिशिएंट डैमेज मेजर, जब डैमेज होता है बिजनेस के अंतर्गत तो उसको लीगल इन कॉन्ट्रैक्ट, जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में डैमेज होता है बिजनेस में, ठीक है, तो उसको मेजर करते हैं उसके बारे में विद स्पेशल रेफरेंस टू बिजनेस लॉ का जो स्पेशल रेफरेंस है उसको लेकर। हिंदी में क्वेश्चन किस प्रकार से है कि व्यवसायिक कानून के संदर्भ में कानूनी अनुबंधों में प्रभावी क्षतिपूर्ति उपायों
के महत्व पर चर्चा कीजिए। जो व्यावसायिक कानून है, बिजनेस लॉ है, उसके संदर्भ में आपको क्या बताना है? कानूनी अनुबंधों में प्रभावी क्षतिपूर्ति उपाय। क्या होता है कि जब कोई एक प्रकार से होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें अगर लीगली कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसके बारे में है कि कानूनी अनुबंधों में प्रभावी क्षतिपूर्ति, जब क्षति होती है बिजनेस को तो उससे रिलेटेड जो उपाय है उनको आपको यहाँ पे बताना है। यह यहाँ पे क्या पूछा गया, पॉइंट में बताया गया कि यहाँ यह कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों द्वारा अनुबंध उल्लेखनीय उल्लंघन की स्थिति में राहत उपायों पर आधारित है। ठीक है, आपको यहाँ पे राहत जो उपाय हैं वो उपायों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उनके महत्व को यहाँ पे चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाता है आपका यूनिट नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 का। अब हमारी आखिरी यूनिट है। यूनिट का नाम है लॉ एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एज टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसके अंतर्गत पूछा गया कि critically examine the role of antitrust law and competition policy in enhancing market efficiency in India। आपको यहाँ पे क्रिटिकली जो एग्जामाइन है या फिर हम कह सकते हैं कि डिटेल में एग्जामाइन करना है। ठीक है, द रोल ऑफ एंटी ट्रस्ट, जो एंटी ट्रस्ट लॉ है उनके रोल को, एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी इन इनहेंसिंग मार्केट एफिशिएंसी इन इंडिया। ठीक है, आपको दो चीजों के बारे में यहाँ पे मिलनी बताना है, एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में और कॉम्पिटिशन पॉलिसी इन इनहेंसिंग मार्केट एफिशिएंसी इन इंडिया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इनके रोल जो है इनको डिटेल में बताना है। हिंदी में अगर हम देखें तो भारत में बाजार दक्षता बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा नीति और एंटी ट्रस्ट कानून की भूमिका की समालोचनात्मक जो है वो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया, जो दो चीजों के बारे में बताना है, एक तो बताना है आपको एंटी ट्रस्ट कानून की भूमिका के बारे में, और दूसरा आपको बताना है भारत में जो बाजार दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए नीति बनाई गई है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई गई है ताकि फेयर कंपटीशन हो, ऐसा ना हो कि एक कंपनी और मतलब एक कंपनी की मोनोपोली हो, ठीक है, दूसरी कंपनी आगे ना बढ़ पाए, तो इस प्रकार की चीजें ना हो, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसमें छात्र से अपेक्षित है कि वह सीसीआई जैसी संस्थाओं की भूमिका को बाजार प्रतिस्पर्धा से जोड़े। यहाँ पे आपको सीसीआई जैसी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इवेल्युएट हाउ लीगल सर्टेनिटी इन्फ्लुएंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, आपको क्या बताना है, इवेल्युएट करना है, डिटेल में बताना है हाउ लीगल सर्टेनिटी इन्फ्लुएंस, जो लीगल सर्टेनिटीज है वो इन्फ्लुएंस करती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, भारत में बिजनेस जो करते, डूइंग बिजनेस, भारत में बिजनेस या व्यापार करने में। ठीक है, भारत में व्यापार करने में आसानी और कानूनी निश्चितता का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, भारत में व्यापार करते हैं तो उसको करने में जो आसानी पर कानूनी निश्चितता है उसके प्रभावों को आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट में देखें अगर हम, तो यह प्रश्न न्यायिक देरी, विवाद समाधान व न्यायिक सुधारों की प्रभावशीलता पर आधारित है। देखिए ऊपर एक क्वेश्चन था जहां पे ये बताया गया था कि भाई क्या क्या चुनौतियां फेस करते हैं कि जब भारत में अगर बिजनेस से रिलेटेड या फिर हम कहें आर्थिक जो रिलेटेड चीजें हैं उसमें कई सारी चीजें आती है। यहाँ पे हम उन्हीं चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या है कि भारत में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आसानी पर कानूनी निश्चितता के जो प्रभाव है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि भाई न्यायिक देरी है, एक ही पॉइंट हो जाता है। विवाद समाधान, अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है, भारतीय कानून के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा न्यायिक सुधार, नियमिक सुधार, ठीक है, ये सुधार किया जा सकता है तब। तो ये सारी चीजों को आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है कि भाई न्यायिक देरी है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, फिर विवाद समाधान किया जाता है ताकि व्यापार, भारत में जो व्यापार व्यवस्था है वो अच्छे से चलाई जा सके। फिर नियमिक सुधार है, ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो कि इसके लिए काम करती हैं ताकि आप व्यापार कर सके भारत में सही प्रकार से, आसानी से। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसके अंतर्गत पूछा गया एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ लिटिगेशन एंड लीगल प्रोसेस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। आपको किस चीज को एनालाइज करना है, इम्पैक्ट को, ऑफ लिटिगेशन एंड लीगल प्रोसेसेस, जो लिटिगेशन है और जो लीगल प्रोसेस है उन इम्पैक्ट को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो भारत में हम कहें कि औद्योगिक ग्रोथ है, उसके बारे में। भारत में औद्योगिक विकास पर मुकदमेबाजी और कानूनी प्रक्रिया के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो लिटिगेशंस और जो कानूनी प्रक्रिया है, लीगल जो प्रोसेस है मतलब कानूनी प्रक्रिया, और लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी। भाई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पे जो मुकदमा कर दिया,
ठीक है। तो भारत में उद्योगों में तो ये चीजें होती हैं कि भाई बहुत बड़ी कंपनी है, वो एक दूसरे पे मुकदमा कर सकती है इजिली, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज एक कंपनी से चुराई गई। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो उसके बारे में है कि भारत में औद्योगिक विकास है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उस पर मुकदमेबाजी और कानूनी प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। ठीक है। आप किसी कंपनी का भी बता सकते हैं उदाहरण लेकर, के छात्र को बताना है कि कैसे देरी, खर्च और अनिश्चितता निवेश पर औद्योगिकीकरण के प्रभावित करते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई भारत में जो औद्योगिक विकास हो रहा है, जैसे हम एक नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है। कि हम ले लेते हैं पेंट के मार्केट का उदाहरण लेते हैं, हम समझते हुए चलते हैं उसको, कि भारत में जो औद्योगिक विकास है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसमें मुकदमेबाजी हो रही है एक दूसरे के ऊपर, और कानूनी जो प्रक्रिया है उस चीज को लेकर, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस औद्योगिक विकास के ऊपर, कि भाई विकास धीमा हो जाता है, विकास रुक जाता है। ठीक है। जब कंपनियां फ्री होती हैं मुकदमेबाजी से, तब वो ठीक से अपना विकास कर पाती है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में समझिए, अपने शब्दों में उसको आंसर बनाइए। ठीक है। मैंने आपको जो बताया वो तो ठीक है, बट आपको अपने शब्दों में भी उसका आंसर बनाना होगा। ठीक है। तभी आप एग्जाम हॉल में वो आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। मेरे बताए हुए शब्दों से आप केवल क्वेश्चन को समझेंगे, बट आंसर तो आपको खुद को बनाना होगा। तो आपको उस क्वेश्चन को समझना होगा, अपने शब्दों में उसका आंसर लिखना होगा, आपको आंसर बनाना होगा। एग्जाम में आपका होने वाला एग्जाम कुछ ही दिनों में। ठीक है। तो एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन हम नहीं कहते कि डायरेक्ट इनमें से पूछा जाएगा, बट इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर कुछ पूछा जा सकता है तो आप उनके आंसर फटाक से बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। आप हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के हमारे 2 चैनल्स अवेलेबल हैं, जाके आप टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमसे ज्वाइन होइए, आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप लोग हमसे पूछिए, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ठीक है। टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल है, आप हमसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपकमिंग वीडियोस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ के साथ आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो पीडीएफ हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ ही आप कह सकते हैं कि कल शाम तक ये होगा कि हम ये पीडीएफ भी आपको ऐप पर प्रोवाइड करा दे, तो आप पीडीएफ को भी हमारे ऐप पर देख सकते हैं, और जल्द से जल्द हम शाम से पहले इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ऐप पर आपको स्टूडेंट पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। साथ के साथ आपको सिलेबस, अगर आपको नहीं पता तो आप सिलेबस चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पर, स्टडी मटेरियल आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इस साल अवेलेबल नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि 6 सेमेस्टर के जो इस साल पेपर होंगे वो क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाए। ठीक है। तो आप जाइए, 6ठे सेमेस्टर का आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको, और जो सब्जेक्ट है लॉ एंड डेवलपमेंट को छोड़ के उसके आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ देखे, वो जो स्टडी नोट्स हैं जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो जाइए उन नोट्स को भी चेकआउट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।